Hello everyone, this is KD and let's continue with the next topic that is the memory management। और memory management ऑपरेटिंग सिस्टम से एक ऐसा टॉपिक है जिससे डेफिनेटली क्वेश्चन आपका आता है, चाहे वो आपका HPSC से रिलेटेड एग्जाम है, मीन्स चाहे ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है या फिर PGT, UGC नेट, एसटेट, कोई भी एग्जाम है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में आपको मेमोरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे मेनली हम बात करेंगे मेन मेमोरी की। ओके। सो मेमोरी मैनेजमेंट में हम मेनली बात करेंगे मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी की बात करें तो इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोल सकते हैं, एंड इट इज आल्सो द फिजिकल मेमोरी, और इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोल देते हैं। राइट, तो रैम भी बोल सकते हैं, फिजिकल मेमोरी, और इसको प्राइमरी मेमोरी बोलेंगे। तो मेजर हम यहाँ पे मेन मेमोरी का डिस्कशन करेंगे। सेकंड थिंग, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में फंक्शंस क्या क्या रहेंगे। सो मेमोरी मैनेजमेंट के फंक्शंस की अगर बात करें तो विल डिस्कस अबाउट द एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी टू द प्रोसेस। किसी प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, ये वाला काम यहाँ पे रहेगा। ये इसकी फंक्शनलिटी रहेगी, एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ द memory to the process. Now, next thing is memory. Memory that can be the word addressable or memory that can be the byte addressable. तो memory क्या हो सकती है? वर्ड एड्रेसेबल भी हो सकती है, मीन्स वर्ड की फॉर्म में हो सकती है, और मेमोरी दैट कैन बी द बाइट एड्रेसेबल, मीन्स बाइट की फॉर्म में हो सकती है। राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये मेन मेमोरी है, इसको रिप्रेजेंट किया, और इसमें मान लीजिए कि ये 8 नंबर ऑफ वर्ड्स में डिवाइड हो रखी है। तो यहाँ पे ये 0, ये 1, ये 2 अप टू सो ऑन 7, 0 to 7 टोटल इट इज 8। सो दिस मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 8 नंबर ऑफ वर्ड्स एंड ईच वर्ड साइज इज 16 बिट। ये जो वर्ड का साइज है ये कितना है, 16 बिट है। लेट मी से इट इज 16 बिट। ओके। तो अगर एक नंबर ऑफ वर्ड्स का हमें पता है कि नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, और एक मेमोरी दूसरा क्या है, दूसरा हमें वर्ड के साइज का पता है, तो इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। मेन मेमोरी की कैपेसिटी क्या होगी। ओके। तो देखिए आपका जो वर्ड एड्रेसेबल होगा वो जनरली किस फॉर्म में रहेगा, that will be like a 8 किलो वर्ड, 16 किलो वर्ड, लाइक दैट, इस फॉर्म में रहेगा। और बाइट एड्रेसेबल है वो इस फॉर्म में रहेगा, लाइक 16 किलो बाइट, 8 किलो बाइट, लाइक दैट। ओके, इस फॉर्म में रहेगा। अब अपने को यहाँ पे साइज बता दिया है, नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे बता दिए हैं, तो मेन मेमोरी का साइज क्या होगा, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का साइज क्या रहेगा ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं मेन मेमोरी का साइज और उसकी कैपेसिटी कैसे। नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करेंगे, और हर एक वर्ड का साइज क्या है, तो वर्ड साइज देखेंगे, और इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे आएगा हमारा मेन मेमोरी की कैपेसिटी। ओके। तो इस केस में मेन मेमोरी की कैपेसिटी क्या रहेगी, तो यहाँ पे अगर मेन मेमोरी की कैपेसिटी करें तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने हैं, 8, और वर्ड का साइज क्या है, 16 बिट। मान लेते हैं कि हमें इसका साइज चाहिए किसमें, ये मेमोरी हमारी बाइट एड्रेसेबल है, तो बाइट की फॉर्म में चाहिए। तो देखिए 16 बिट का मतलब कितना हो गया, 16 बिट मीन्स इट इज इक्वल टू 2 बाइट। 16 बिट इट इज इक्वल टू 2 बाइट। राइट। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, वर्ड का साइज दैट इज 2 बाइट, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 16 बाइट। 16 बाइट। ओके। दिस इज व्हाट साइज ऑफ द मेन मेमोरी और कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी। इज इट फाइन टू ऑल, एक बार कंफर्म कीजिए, आ रहा है समझ, यहाँ तक क्लियर है सबको। डिम्पी क्लियर है, सुमन क्लियर, पूजा क्लियर, पूनम क्लियर। ओके। ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट इज द क्वेश्चन गिवन। ये वाला क्वेश्चन दे रखा है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि मेन मेमोरी हैज 256K वर्ड्स एंड ईच वर्ड साइज इज 64 बिट, राइट। वर्ड साइज इज 64 बिट। देन फाइंड द कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी इन वर्ड्स, वर्ड्स की फॉर्म में फाइंड आउट करना है। और दूसरा बाइट की फॉर्म में भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है मेन मेमोरी की कैपेसिटी। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, ट्राई कीजिए एक बार। ओके, ट्राई कीजिए इसको। ओके, तो देखिए व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी। तो कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी की बात करें तो इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे अपने को क्या पैरामीटर्स दे रखे हैं कि मेन मेमोरी हैज 256K वर्ड्स। 256K वर्ड्स का मतलब मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इंटू 256K वर्ड्स। ठीक है, तो जीरो से लेके कितने, अप टू सो ऑन 256K-1, दीज मैनी वर्ड्स आर देयर। ओके, और हर एक वर्ड की कैपेसिटी क्या है, वर्ड साइज दैट इज 64 बिट। तो ये वर्ड है और इस वर्ड का साइज क्या है, 64 बिट। ओके, तो मेन मेमोरी का साइज फाइंड आउट करना है, उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है वर्ड्स की फॉर्म में और बाइट्स की फॉर्म में। चलिए पहले बाइट्स की फॉर्म में देखते हैं। तो कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटी, तो यहाँ पे मेन मेमोरी की कैपेसिटी की बात करें तो क्या होगी, नंबर ऑफ वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय द वर्ड साइज। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे, जीरो से लेके 256K, मतलब K-1 था ना, ये 256K-1, तो टोटल हमारे पास 256K वर्ड्स यहाँ पे हैं, 256K वर्ड्स। और सेकंड थिंग, वर्ड साइज इज 64 बिट, और बाइट में अगर चाहिए तो कन्वर्ट कर देते हैं, 64 को 8 से डिवाइड कर दो तो 8 बाइट आ जाएगा। 64 बिट था, 8 से डिवाइड किया, 8 बाइट आ गया। तो इसको क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई किया 8 बाइट से। तो फाइनली इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 256 का मतलब टू पावर 8, 256 मीन्स 2 पावर 8 एंड 2 पावर 10, which is k means 2 पावर 10, और here it is 8 means it is 2 पावर 3 बाइट। ओके, तो फाइनली 8 और ये 20 इनका क्या है, सेम है। 20 सेम है तो क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। पावर को ऐड करेंगे कितना हो गया, 18, 18 प्लस कितना करेंगे, 3, 18 + 3 करेंगे तो कितना हो गया, 21। तो 2 पावर 21 बाइट ये आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पावर 1 इंटू 2 पावर 20, 2 पावर 20 बाइट। ओके, तो 2 पावर 20 कितना होता है, मेगा। so we can say 2 मेगा बाइट, that is the capacity of a main memory। तो यहाँ पे आ गई कैपेसिटी 2 मेगा बाइट। ओके, पूजा ने बताया कि 2 पावर 24 वर्ड्स और 2 मेगाबाइट। सुषमा, ओके। मीना, 256 किलो वर्ड, 256 किलो वर्ड्स। ओके, आपने वर्ड्स में फाइंड आउट की है, चलिए ठीक है। तो ये तो हो गया कैपेसिटी इसकी बाइट की फॉर्म में। अगर वर्ड्स की फॉर्म में कैपेसिटी देखें तो क्या होगी, तो कितनी होगी, 256K, जस्ट ए मिनट। तो देखिए इसको फाइंड आउट करेंगे किसकी फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में। तो वर्ड्स की फॉर्म में तो वैसे तो लॉजिकली बनेगा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ड्स की फॉर्म में दे रखा है, राइट। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 256K और 64 बिट दैट इज इक्वल टू 1 वर्ड, राइट। तो 64 बिट की जगह वर्ड साइज क्या आ जाएगा,
दैट इज वन वर्ड। ओके, तो फाइनली इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 256 के वर्ड। ओके, तो लॉजिकली आपसे इसकी कैपेसिटी वैसे तो वर्ड की फॉर्म में तो नहीं पूछी जाएगी, ये बाइट की फॉर्म में ही यहाँ पे पूछी जाएगी। यस, इज इट फाइन? 4 मेगाबाइट, 4 मेगाबाइट, 2 पावर 1, 2 मेगाबाइट आएगा। 4 मेगाबाइट कैसे? यही था ना, 256 के वर्ड इंटू 8 बाइट, तो 2 2 पावर 8 हो गया 256, 2 पावर 10 और 2 पावर 3, राइट। ऐड करेंगे तो 18 + 3 21, 2 पावर 21। 2 पावर 21 को स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं, 2 मेगाबाइट आएगा। ओके, देखिए वन वर्ड का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, वन वर्ड दैट इज इक्वल टू 64 बिट, 64 बिट, राइट। और मुझे क्या करना है, बाइट में कन्वर्ट करना है, 8 से डिवाइड करो तो 8 क्या आ जाएगा, बाइट आ जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब समझ नहीं आया क्या? ठीक है, तो फाइनली हमें क्या करना था, इसको तो 8 बाइट ही लिखना पड़ेगा ना। 8 बाइट का मतलब 2 पावर 3 बाइट हो गया। यस, फाइन। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग। यहाँ तक एक बार कंफर्म करो, इज इट फाइन टू ऑल? यस, कंफर्म कीजिए। There once sure second question. सुषमा क्लियर, क्लियर। पूजा क्लियर। यस, बताइए। किसी ने क्वेश्चन पूछा था, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही थी, बताइए फिर से या मैसेज शेयर कीजिए मुझे। Sir, second question, show me once. सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड वाले में तो 256 किलो वर्ड ही आ जाएगा, क्योंकि वर्ड्स की फॉर्म में अच्छा, पहले मैंने बाइट वाला सॉल्व किया था और उसके बाद वर्ड वाला सॉल्व किया था। वर्ड वाला तो एज इट इज आ जाएगा, बाइट वाला हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, इट इज 2 मेगाबाइट। ओके, फाइन। Yes, sir. ओके, फाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द रैम चिप इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें रैम चिप की कैपेसिटी बता दी जाएगी, और हमें क्या करना है, पर्टिकुलर किसी कैपेसिटी की मेन मेमोरी डिजाइन करनी है। तो कैसे उसको डिजाइन करेंगे, राइट। तो चलिए उसको डिजाइन कैसे करेंगे ये फाइंड आउट करते हैं और समझते हैं इसको। तो देखिए, नंबर ऑफ रैम चिप दैट इज इक्वल टू, सॉरी, रैम चिप साइज दे रखा है यहाँ पे। रैम चिप साइज दैट इज इक्वल टू 128 बाइट, ऑर्गेनाइज द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 16 किलोबाइट। तो अपने को क्या चाहिए, 16 किलोबाइट की मेन मेमोरी की कैपेसिटी चाहिए। तो इस कैपेसिटी की और रैम हमें क्या करनी है, डेवलप, डिजाइन करनी है, ये कह सकते हैं, इम्प्लीमेंट करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, कि नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड, कितनी रैम चिप की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो कितनी रैम चिप की रिक्वायरमेंट यहाँ पे आएगी, तो फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड दैट इज इक्वल टू मेन मेमोरी कैपेसिटी और मेन मेमोरी साइज डिवाइड बाय द रैम चिप साइज। रैम चिप साइज कितना है, रैम चिप साइज, तो और रैम चिप साइज, हाँ, मेन मेमोरी कैपेसिटी 16 किलोबाइट है, 16 किलोबाइट, और चिप का साइज हमारा 128 बाइट है। तो इसको डिवाइड करेंगे किसको, मेन मेमोरी कैपेसिटी को 16 किलोबाइट से। तो 16 किलोबाइट का मतलब हुआ
पहले तो इसको लिखते हैं 16 किलोबाइट और इसको डिवाइड कर देना है 128 बाइट से। तो देखिए बाइट से बाइट कैंसिल हो जाएगा। 16 किलोबाइट का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 पावर 4 × 2 पावर 10। के का मतलब क्या हो गया, 2 पावर 10। और इसको डिवाइड कर देंगे 2 पावर 7 से, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 3, और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 2 पावर 7, राइट, विच इज इक्वल टू 2 पावर 7 मीन्स इट इज 128। 2 पावर 7 कह सकते हैं या 128 नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हमें कितने रैम चिप की रिक्वायरमेंट आएगी, हमें रैम चिप की रिक्वायरमेंट आएगी 128। यस, 128 रैम चिप रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग इज ड्रॉ द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप एंड आफ्टर दैट साइज ऑफ द डिकोडर रिक्वायर्ड। डिकोडर का साइज क्या रहेगा ये भी फाइंड आउट करना है। उससे पहले मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ इसको, रैम चिप को। रैम चिप का जो साइज दे रखा है तो इस चिप को रिप्रेजेंट करते हैं। चिप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए ये जो रैम चिप है इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि 128 बाइट दे रखा है। 128 बाइट मतलब ये जो कैपेसिटी दे रखी है ये हमें बताएगी, आ, ये हमें बताएगा इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को, और ये जो पोर्शन है ये हमें बताएगा इसके रो को। ठीक है, तो इसमें ये जो रैम चिप है इसमें कॉलम कितने बनेंगे, इट इज 128 बाइट ना। तो बाइट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे इसको 8 पोर्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा, 0 से लेके 0 1 अप टू सो ऑन 7, 0 to 7 दैट इज टोटल 8। और नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे, मीन्स कॉलम इसमें 8 बनेंगे, और नंबर ऑफ रो यहाँ पे कितने बनेंगे, 0 1 2 सो ऑन अप टू 128। 128 का मतलब 127 तक, 0 से लेके 127 कितना होता है 128। तो नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे इसमें 128, और कॉलम कितने बनेंगे इसमें 0 से लेके 7 तक। तो ये हो गया रैम चिप की रिप्रेजेंटेशन, रैम चिप रिप्रेजेंटेशन। ओके, अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट थिंग इज द साइज ऑफ द डिकोडर रिक्वायर्ड। डिकोडर का साइज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिकोडर का साइज अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन मेमोरी के साइज को रैम चिप के साइज से डिवाइड करना होगा। तो मेन मेमोरी का साइज क्या था, 16 किलोबाइट, इसको हमें डिवाइड करना है 128 बाइट से। ठीक है, तो ये जो बाइट बाइट वाला पोर्शन है, ये जो यूनिट दे रखी है ये हमें कॉलम्स का बताएगा, और ये हमें क्या बताएगा, रो पोर्शन को बताएगा। ओके, तो कॉलम्स का मतलब यहाँ पे फाइनली जब मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कितने कॉलम बनेंगे इसमें, तो बाइट को बाइट से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो फाइनली क्या आ जाएगा 1। तो हमारा जो कॉलम बनेगा वो कितने होंगे 1। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप डिजाइन करेंगे तो वहां पे हमें कॉलम्स रिप्रेजेंट करने होंगे, राइट, तो वो आगे बताने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही समझ लो। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है 16, और ये 128, 16 डिवाइड बाय 128, ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 का मतलब 2 पावर 4। अच्छा, किलो भी दे रखा है, ये किलो भी है इसमें, ये यहाँ पे देखिए किलो बाइट दे रखा है ना, तो जस्ट ए मिनट, एक तो ये पोर्शन और दूसरा पोर्शन ये किलो बाइट भी दे रखा है, तो के आएगा यहाँ पे, तो 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 10 डिवाइड बाय 2 पावर 7। ठीक है, तो इससे कैंसिल कर देंगे, ये पावर 3, 4 और 3 7, ये कैंसिल हो गया था। ओके, तो 2 पावर कितना आ गया 7। 2 पावर 7 का मतलब ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, राइट। तो यहां से हमने दो चीजें फाइंड आउट की, एक तो नंबर ऑफ रो दैट इज इक्वल टू 2 पावर 7, और सेकंड थिंग हमने नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट किए जो कि फाइनली इसके ऑर्गेनाइजेशन मैप में काम आएंगे। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं हमारे पास 1।
अब हमें चाहिए था डिकोडर का साइज। डिकोडर का साइज कहाँ से फाइंड आउट करना है? तो डिकोडर का साइज हम फाइंड आउट कर लेंगे कहाँ से? ये जो नंबर ऑफ रो है इससे हम डिकोडर रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ रो हमारे पास 2 पावर 7 है, 2 पावर 7 है। तो इससे डिकोडर क्या बनेगा? दैट इज 7 × 2 पावर 7, ये बनेगा इसका डिकोडर। तो इसका मतलब जो पावर में है, नंबर ऑफ रो के जो पावर में है वो क्या बताएगा? इनपुट लाइंस। तो 7 हमारे पास क्या होंगे? इनपुट लाइन, 0 से लेके 6 तक 7 इनपुट लाइन बनेंगे। और आउटपुट लाइन से हमारे पास कितने होंगे? टोटल आउटपुट लाइन दैट विल बी 2 पावर 7, राइट। तो इंटायर जो 2 पावर 7 है वो बताएगा इसके आउटपुट लाइंस को। ओके, तो फाइनली यहाँ पे हमने लिखा ये वाला पोर्शन कि 7 × 128, 2 पावर 7 का मतलब 128 होता है। तो ये हमारा क्या है? डिकोडर है, ये डिकोडर है। ओके, अब रैम चिप सेकंड क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिकोडर का साइज दैट इज 7 × 128, ये डिकोडर का साइज आ गया। ओके, 7 × 128 का क्या मीनिंग है? ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। 7 इनपुट लाइन और 128 क्या बनेंगे? आउटपुट लाइंस बनेंगे। ओके, एक बार यहाँ तक कंफर्म करो, उसके बाद मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप डिजाइन करेंगे। यस, बताइए, इज इट फाइन टू ऑल? मीना, सुषमा, सुषमा, पूनम, क्लियर। ओके फाइन, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग क्या है? नेक्स्ट थिंग इज ड्रॉ द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप ड्रॉ करते हैं। इसमें क्या रहेगा? देखिए, एक तो हमें डिकोडर की रिक्वायरमेंट आएगी, ये हमारा डिकोडर है। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ रैम, सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे कितने बनेंगे। तो दो चीजें हमने फाइंड आउट की थी। नंबर ऑफ रो हमारे पास कितने थे? 2 पावर 7। और नंबर ऑफ कॉलम्स हमने कितने फाइंड आउट किए थे? 1। तो ये जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा? इस मेन मेमोरी में एक सिंगल कॉलम रहेगा, और उसके बाद रो कितने बनेंगे? ऐसे करके कितने नंबर ऑफ रो बनेंगे यहाँ पे? ये रो बनेंगे हमारे पास 128। तो 0 से लेके कितने? 127 यहाँ तक बनेंगे इसमें नंबर, ये हमारे रो। और हर एक रो में क्या कर दिया जाएगा? एक चिप को फिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक चिप आ जाएगी, नेक्स्ट रो में भी क्या आ जाएगी? एक चिप आ जाएगी, नेक्स्ट रो में एक चिप आ जाएगी, एंड सो ऑन, लास्ट रो में भी एक चिप आ जाएगा। और इस चिप का पर्टिकुलर साइज जो मेंशन कर रखा था वो इसका साइज रहेगा। और इस तरीके से हम क्या कर देंगे? मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में ड्रॉ करेंगे। ओके, और इसका मतलब यहाँ पे ये क्या था? 7 × 128, तो 7 यहाँ पे इनपुट लाइन्स है, राइट। और 128 क्या होंगी यहाँ पे? आउटपुट लाइंस। ओके, नाउ इज इट फाइन टू ऑल? तो तीनों क्वेश्चंस हमने इसमें सोल्व कर दिए हैं। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप ड्रॉ कर दिया, डिकोडर का साइज फाइंड आउट कर लिया है, और नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। यस, एनी क्वेरी? बताइए, इज इट फाइन? यस, कंफर्म कीजिए, इज इट फाइन टू ऑल? क्लियर, डिम्पी क्लियर, सुषमा क्लियर, संगीता क्लियर। ओके, ओके फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस संजू, पूछिए, बताइए, हैंड रेज किया है, बताइए।
ओके फाइन। आई थिंक बाई मिस्टेक हुआ होगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर। सो इसमें रैम चिप का साइज हमें मेंशन कर रखा है, और हमें ऑर्गेनाइज करनी है मेमोरी कैपेसिटी ऑफ 64 मेगाबाइट। तो एक रैम रैम हमें डिज़ाइन करनी है, और एक मेमोरी हमें डिज़ाइन करनी है जिसकी कैपेसिटी क्या रहेगी, 64 मेगाबाइट। और रैम चिप का साइज हमें दे रखा है 512 इंटू 2 बिट्स। 512 इंटू 2 बिट्स, ये रैम चिप का साइज दे रखा है। तो अपने को अब क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, सॉरी, यहाँ पे अपने को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड, ड्रॉ द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप एंड साइज ऑफ द डिकोडर रिक्वायर्ड। ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो एक बार ट्राई कीजिए, लास्ट क्वेश्चन जो किया था हमने वैसे ही इसको फाइंड आउट करना होगा, तो कीजिए ट्राई। नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड दैट इज 2 पावर 19। ओके, तो देखिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। उससे पहले आपको एटलीस्ट ये चीजें पता होनी चाहिए कि 2 पावर 1 दैट इज इक्वल टू 2, 2 पावर 2 that is equal to 4, 2 पावर 3 that is 8, 2 पावर 4 that is 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 that is 128, 2 पावर 8 that is 256, 2 पावर 9 that is equal to 512, and then 2 पावर 10 that is 1024, and it is equal to kilo, and 2 पावर 20 that is equal to 1 mega, and 2 पावर 30 that is equal to 1 giga, and 2 पावर 40 that is equal to 1 टेरा। तो एटलीस्ट ये पावर्स आपको पता होनी चाहिए कि किसकी क्या पावर रहेगी, ये आपको आना चाहिए। ओके, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके, अब फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप एंड डिकोडर साइज। तो देखिए, तो इस टाइप से हमसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कितने रैम चिप की रिक्वायरमेंट रहेगी, डिकोडर का साइज क्या रहेगा, इसके मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप को ड्रॉ करना है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ सकता है। लाइक दैट, इस मैनर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट, अब देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड का मतलब क्या हुआ, मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी डिवाइड बाय द मेन मेमोरी साइज डिवाइड बाय द चिप साइज। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मेन मेमोरी कैपेसिटी कितनी है, 64 मेगाबाइट, मेगाबाइट डिवाइड बाय द
रैम चिप साइज इज 512 into 2 bit। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज 64 मेगाबाइट। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पावर 6 into 2 पावर 20 बाइट। और बाइट को ये बिट की फॉर्म में है तो बाइट को भी कन्वर्ट कर देते हैं बिट की फॉर्म में। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 3 बिट। ठीक है। और फाइव नीचे यहाँ पे 512 दे रखा है, तो 512 मीन्स 2 पावर 9। और ये 2 बिट, 2 पावर 1 बिट। बिट से बिट कैंसिल कर दो। और यहाँ पे 2 पावर 9, 2 पावर 1, 2 पावर 10 हो गया, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया। तो कितना आ गया, 10 + 6 16 + 19, 2 पावर 19। दैट इज द नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड। तो क्या आ जाएगा, 2 पावर 19 आ जाएगा नंबर ऑफ रैम चिप रिक्वायर्ड। ओके, डिकोडर का साइज फाइंड आउट किया है, 128 into 7 डिकोडर साइज। ओके, चलिए देखते हैं डिकोडर साइज क्या रहेगा। अब फाइंड आउट करेंगे डिकोडर का साइज। डिकोडर का साइज फाइंड आउट करना है तो कैसे इसको सिंप्लीफाई करें। ओके, उससे पहले एक चीज ये भी बता देता हूँ कि रैम चिप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, 512 into 2 बिट दे रखा है ना। अब 2 बिट है, ये जो यूनिट वाला पोर्शन है ये रैम चिप के कॉलम को बताएगा, और ये पोर्शन इसके रो को बताएगा। तो रैम रैम चिप जो बनेगी इस टाइप से, उसमें नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे, ये बनेंगे टोटल 512 नंबर ऑफ रोज। और कॉलम्स कितने बनेंगे, 2 बिट है ना, तो यहाँ पे 2 कॉलम्स बनेंगे, 0 and 1। ठीक है, ये यहाँ पे कॉलम। तो ये तो स्ट्रक्चर बनेगा किसका, रैम चिप का। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसे डिकोडर साइज रिक्वायर्ड। डिकोडर साइज हम क्या कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिकोडर्स फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, मेन मेमोरी साइज डिवाइड बाय द चिप साइज। तो मेन मेमोरी साइज 64 मेगाबाइट ये दे रखा है, डिवाइड कर देंगे इसको 512 into 2 बिट, इससे डिवाइड करेंगे। तो ये जो यूनिट वाला पोर्शन है ये क्या बताएगा, ये बताएगा कॉलम्स को, और ये जो पोर्शन बच गया है ये बताएगा रोज को, ये रो और ये कॉलम्स। तो यहाँ से कॉलम कितने आएंगे, कॉलम्स की बात करें तो बाइट डिवाइड बाय द 2 बिट। बाइट का मतलब कितने बिट होता है, 8 बिट। तो इसको डिवाइड कर दिया 2 बिट से, तो फाइनली बिट को बिट से कैंसिल कर दो और ये क्या हो जाएगा, 2 पावर 8 डिवाइड करेंगे तो 4। तो हमें पता चल गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे, 4। और नंबर ऑफ रोज कितने बनेंगे, तो ये बनेंगे 64। 64 मीन्स 2 पावर 6 into 2 पावर 20, ये मेगा हो गया, 2 पावर 20। और इसको डिवाइड कर देना है किससे, 512 से। 512 का मतलब 2 पावर 9। ओके, तो फाइनली हमारे पास कितना हो गया, 2 पावर 9 को इससे माइनस करेंगे तो 2 पावर 11, और 6 ऐड कर देंगे तो फाइनली कितना आ गया, या 2 पावर 26 कर लो इसको, 2 पावर 26 डिवाइड बाई 2 पावर 9। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2 पावर 17। तो 2 पावर 17 हमारा क्या आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ रो, ये आ गया नंबर ऑफ रो। और नंबर ऑफ रो से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिकोडर का साइज। तो डिकोडर का साइज क्या हो जाएगा, इट इज 17। जो पावर में होता है वो हमारा इनपुट लाइन बनेंगे, और ये इंटायर वन है ये आउटपुट लाइन। तो 17 into 2 पावर 17, जस्ट ए मिनट, यस, 17 into 2 पावर 17 क्या बनेगा, डिकोडर साइज। दिस इज व्हाट साइज ऑफ द डिकोडर। तो 17 यहाँ पे इनपुट लाइंस बनेंगे, तो ये 17 होंगे, और आउटपुट लाइंस हमारे पास कितने बनेंगे, दैट विल बी 2 पावर 17। दिस इज व्हाट द साइज ऑफ द डिकोडर। इज इट फाइन टू ऑल, एक बार कंफर्म करो, आ गया समझ। यस, एक बार कंफर्म कीजिए, इज इट फाइन टू ऑल। ओके, दुश्मन एंड इट इज क्लियर, बाकी सब बताइए। मुकेश क्लियर है, संगीता ऑल्सो क्लियर,
प्रियंका, डिम्पी, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब लास्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें डिजाइन करना है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप। सो लेट्स डिजाइन द मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप। तो इसमें क्या रहेगा, देखिए एक तो हमारा डिकोडर रहेगा ये वाला, और यहाँ पे ये रैम का स्ट्रक्चर रहेगा। डिकोडर का साइज क्या है? 17 × 2 पावर 17। तो यहाँ पे ये जो आउटपुट लाइंस हैं ये कितने बनेंगे? इट इज 0 to 2 power 17 -1। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे? 0 से लेके 2 power 17 -1 यहाँ तक बनेंगे। ओके, और क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे? नंबर ऑफ कॉलम्स हमने फाइंड आउट किए थे, दैट इज इक्वल टू 4। कॉलम्स हमारे 4 थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनेंगे? 4। 1 2 1 2 3 4, 4 हो गया। ये 0, ये कॉलम नंबर 1, ये 2 और ये 3। इस टाइप से बनेंगे कॉलम्स। और फिर क्या होगा? हर एक कॉलम में हर एक कॉलम में क्या कर दिया जाएगा? ये जो पर्टिकुलर रैम चिप दे रखी है इसको अरेंज कर दिया जाएगा इस टाइप से। तो एक सिंगल रो में कितने रैम चिप आएंगे? 4। नेक्स्ट में भी कितने? 4। नेक्स्ट में भी 4, एंड सो ऑन इस टाइप से। लास्ट में भी कितने? 4 रैम चिप। ओके, सो और इसमें इनपुट लाइंस कितने बनेंगे? इट इज 17 इनपुट लाइंस, बाकी ये वाले आउटपुट लाइंस, एंड दिस इज व्हाट? मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप। ये बन जाएगा इसका मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप। यस, इज इट फाइन टू ऑल? आ रहा है समझ? बताइए। क्लियर है? ओके, क्लियर क्लियर। पूजा, ओके, रिपीट करना है। तो देखिए, हमने डिकोडर का साइज फाइंड आउट किया था, वो क्या था? 17 × 2 power 17। इसका मतलब हुआ कि 17 इनपुट लाइंस हैं। ओके, और 2 power 17 क्या बनेंगे? आउटपुट लाइंस, राइट? ये हुआ। उसके बाद क्या देखा हमने? ये मेन मेमोरी बनेगी, ये वाली। तो इसमें किस किस तरीके से हम क्या करेंगे? इसमें अरेंज करेंगे चिप्स को। तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे देखेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स हमने फाइंड आउट किए थे, ये थे 4। तो ये जीरोथ कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और ये थर्ड कॉलम। और हर एक नंबर ऑफ रो कितने बनेंगे? 0 से लेके 2 power 17 -1। और हर एक रो में हम क्या करेंगे? चार चार चिप को अरेंज करेंगे, 4 चिप्स को अरेंज करेंगे। ओके, so we'll arrange the 4 number of chip in each row। ओके, इस टाइप से हमने अरेंज कर दिया। फाइनली ये बन गया हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन मैप। नाउ इट इज क्लियर? ओके फाइन, ठीक है। नाउ लेट्स सी द सम बेसिक टर्म्स which is related to the memory management। okay, so first thing is the loading। तो लोडिंग क्या है? लोडिंग वी कैन से इट इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू द मेन मेमोरी। तो जनरली हमारा क्या होगा कि ये मेन मेमोरी है, एंड दिस इज व्हाट? सेकेंडरी मेमोरी, राइट? तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी है, यहाँ पे हमारा कोई प्रोग्राम है। अब इस प्रोग्राम को हम क्या करेंगे? यहाँ पे लोड करेंगे, राइट? तो लोडिंग क्या है?
it is the process of loading the program from secondary memory to the main memory. सेकेंडरी से मेन मेमोरी में लोड करने का जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम लोडिंग। ओके, तो जनरली हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रिसाइड करता है मेन मेमोरी में, और प्रोसेस जो होती है वो रिसाइड करती है किसमें, सॉरी, ये सेकेंडरी मेमोरी में होता है प्रोग्राम, और प्रोसेस जो है वो हमारा रिसाइड करेगा किसमें, मेन मेमोरी में। नाउ नेक्स्ट थिंग इज द लिंकिंग। लिंकिंग मीन्स लिंकिंग मीन्स establishing the link between all the modules और the function, जो भी मॉड्यूल्स हैं और फंक्शंस हैं उनमें लिंकिंग करना। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, लिंकिंग। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट थिंग इज द टाइप्स ऑफ लोडिंग। लोडिंग की टाइप्स की बात करें तो एक तो हमारा क्या होता है, स्टैटिक लोडिंग, और दूसरा क्या रहेगा, दैट इज ए डायनामिक लोडिंग। अब स्टैटिक लोडिंग पहले देखते हैं। तो देखिए स्टैटिक लोडिंग में क्या होगा, स्टैटिक लोडिंग के केस में जनरली हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को लोड करते, ये मान लीजिए मेन मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है, और ये मेन मेमोरी है। तो हम प्रोग्राम को, ये प्रोग्राम है इसको लोड कर देंगे, पहले से एडवांस में हम क्या कर देंगे, इसको लोड कर देंगे, एग्जीक्यूशन से पहले ही इसको क्या कर देंगे, लोड कर देंगे। तो लोडिंग द प्रोग्राम इनसाइड द मेन मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन इज नोन एज स्टैटिक लोडिंग। तो इसको मेन मेमोरी में मींस प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में क्या कर देना, लोड कर देना बिफोर द एग्जीक्यूशन। तो ये केस हमारा क्या होता है, स्टैटिक लोडिंग का। अब अगर हम क्या करेंगे, स्टैटिक लोडिंग करेंगे, तो ये हमारा क्या है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन है मेन मेमोरी का, राइट। तो क्या कह सकते हैं, इट इज द इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, और इट इज द इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द मेन मेमोरी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, इंटायर प्रोग्राम को पहले ही स्टोर कर दिया, इवन तो हमें इस इंटायर प्रोग्राम की जरूरत नहीं थी, इसमें से हमें किसी पर्टिकुलर पेज की रिक्वायरमेंट थी, और हमने क्या कर दिया, इंटायर प्रोग्राम को ही स्टोर कर दिया। बट इससे एक फायदा होगा, इससे एक बेनिफिट ये मिलेगा कि एफिशिएंट यूटिलाइजेशन मींस एग्जीक्यूशन विल बी फास्टर। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, एग्जीक्यूशन फास्टर रहेगा। क्यों, देखिए मेन मेमोरी में हमारे पास इंटायर प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम से कोई भी इंस्ट्रक्शन हमें चाहिए तो हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, सीपीयू को असाइन कर देंगे। मीन्स हमें बार बार सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मेमोरी में हमें बार बार नहीं जाना पड़ेगा, तो मतलब एग्जीक्यूशन क्या होगा, फास्टर होगा, right? And if we are performing the static loading, corresponding we require to do the static linking। अगर हमें क्या करना है, स्टैटिक लोडिंग करनी है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, स्टैटिक लिंकिंग भी करेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्टैटिक लोडिंग। नाउ लेट्स सी द डायनामिक लोडिंग। अब डायनामिक लोडिंग में क्या होगा, इसको समझते हैं। डायनामिक लोडिंग का मतलब है कि ये हमारी मेन मेमोरी है, और यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी है, और ये हमारा प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम इस केस में क्या करेंगे, जब इस प्रोग्राम की डिमांड आएगी, इस प्रोग्राम में पर्टिकुलर किसी पेज की डिमांड आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको लोड करेंगे, राइट। तो इसमें क्या होता है, लोडिंग द प्रोग्राम इनसाइड द मेन मेमोरी ऑन डिमांड। जब उसकी रिक्वायरमेंट आएगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको लोड करेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो ये क्या होगा, इट इज द एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा। उसके अलावा क्या होगा, सेकेंड थिंग, अगर हमारा पर्टिकुलर प्रोग्राम है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में है, और इसका कोई पर्टिकुलर पेज हमने यहाँ पे लोड कर दिया है। अब हमें क्या होगा, हो सकता है दूसरे पेज की रिक्वायरमेंट है, तो हमें उस पेज को यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, फिर से अगेन नेक्स्ट पेज को लेके जाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। अगर ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, एग्जीक्यूशन हमारा स्लो हो जाएगा, क्योंकि बार बार हमें सेकेंडरी मेमोरी पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द मेजोरिटी ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज द डायनेमिक लोडिंग। तो
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो हम ज़्यादा क्या फॉलो करते हैं, मेजोरिटी में क्या फॉलो करते हैं, मेजोरिटी में हम डायनेमिक लोडिंग को हम फॉलो करते हैं। और अगर हम डायनेमिक लोडिंग करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या करना है, डायनेमिक लिंकिंग भी परफॉर्म करनी है। राइट, तो डायनेमिक लोडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, डायनामिक लिंकिंग करेंगे। सो दिस इज अबाउट द स्टैटिक लोडिंग एंड डायनामिक लोडिंग। इज इट फाइन टू ऑल? क्लियर है सबको? कंफर्म कीजिए। ओके फाइन, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर 2 मिनट का रेस्ट लीजिए, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट थिंग, दैट इज द एड्रेस बाइंडिंग। चलिए समझते हैं एड्रेस बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। सो एड्रेस बाइंडिंग क्या है? इट इज द एसोसिएशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड डेटा टू इट्स एक्चुअल फिजिकल लोकेशन। राइट, तो हम क्या करना चाहते हैं कि प्रोग्राम या कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है, राइट, तो उसको हम उसके एक्चुअल फिजिकल लोकेशन से बाइंड करना चाहते हैं। मींस ये पर्टिकुलर कोई इंस्ट्रक्शन है, राइट, तो इसका पर्टिकुलर लोकेशन क्या रहेगा, फिजिकल लोकेशन क्या रहेगा, उसके साथ हम क्या करना चाहते हैं, बाइंडिंग करना चाहते हैं। राइट, तो एड्रेस बाइंडिंग दैट कैन बी डन एट द कंपाइल टाइम, at the load time, or at the execution time. Right, so compile time address binding, load time address binding, or execution time address binding, these are the three types of the address binding: compile time, load time, and execution time. Now we'll discuss about the compile time address binding first. So address binding is done before loading the program. राइट, मीन्स इसमें क्या किया जाता है कि प्रोग्राम को लोड नहीं किया गया है अभी मेन मेमोरी में। राइट, कंपाइलर ने, ये कंपाइलर है, ये प्रोग्राम है। कंपाइलर ने क्या किया, इस प्रोग्राम को कंपाइल करते टाइम इसकी एड्रेस बाइंडिंग की। राइट, कंपाइलर ने क्या किया, कंपाइल करते टाइम इसकी एड्रेस बाइंडिंग की है, इवन तो हमने प्रोग्राम को क्या नहीं किया है, लोड नहीं किया है। राइट, तो जब कंपाइलर क्या करता है, एड्रेस बाइंडिंग करने का काम करता है, तो उस टाइम उसको क्या बोलते हैं, कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। और इस प्रोसेस में कंपाइलर को क्या करना पड़ता है, इट नीड टू इंटरेक्ट विद द, सॉरी, इस केस में क्या करना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नीड टू इंटरेक्ट विद द मेमोरी मैनेजर। तो इस केस में मेमोरी मैनेजर के साथ इंटरेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा मेमोरी मैनेजर के, मेमोरी मैनेजर के साथ। ओके, another thing, who is the responsible for, who is the responsible person for the compile time address binding? For the compile time address binding, we can say compiler is a responsible person. तो ये काम कौन करता है, कंपाइलर करता है, कंपाइलर इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो ये हो गया आपका कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग। नेक्स्ट इज द लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग में क्या होगा कि जब हमने प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड किया, उस टाइम पे हमने क्या कर दी, उसकी एड्रेस बाइंडिंग कर दी कि इसका एक्चुअल फिजिकल लोकेशन क्या होगा, ये हमने क्या कर दिया, बाइंड कर दिया। राइट, तो इस तरह की जो एड्रेस बाइंडिंग है, इसको कौन परफॉर्म करता है, सो सच टाइप ऑफ एड्रेस बाइंडिंग दैट इज डन बाय द लोडर। तो ये वाला काम लोडर करेगा। ओके, सो दिस इज अबाउट द लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। नेक्स्ट इज द एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग। अब एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग में क्या होगा, हमने प्रोग्राम को मेन मेमोरी में क्या कर दिया, लोड कर दिया। मान लीजिए ये प्रोग्राम है, इसको मेन मेमोरी में हमने लोड कर दिया। अब क्या होगा, प्रोग्राम अपना लोकेशन चेंज करता रहेगा। राइट, प्रोग्राम कीप ऑन चेंजिंग द मेमोरी लोकेशन। राइट, तो ऐसे मेमोरी लोकेशन को चेंज करता रहेगा।
बट एक्चुअल में एड्रेस बाइंडिंग कब स्टार्ट करेंगे, जब इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तब क्या किया जाएगा, एड्रेस बाइंडिंग की जाएगी। ठीक है। तो इसकी जो एड्रेस ये जो एड्रेस बाइंडिंग है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, तो सीपीयू इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। सो सीपीयू इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर सच टाइप एड्रेस बाइंडिंग। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग। एक बार कंफर्म कर दो, इज इट फाइन टू ऑल? किसी को डाउट है? क्लियर है? क्लियर है, ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। Okay, next thing is the memory management techniques. Now we'll discuss about the memory management techniques. So one is the contiguous memory management techniques and another one is the non-contiguous memory management techniques. So in case of a contiguous memory management techniques, we'll discuss about the fixed partition scheme and a variable partition scheme. And in case of non-contiguous, we'll discuss about the paging, multi-level paging, inverted paging, segmentation, segmented paging. ठीक है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए ठीक है, तो फर्स्टली डिस्कस करते हैं कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। हम्म। तो कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम के बारे में। ओके। सो एक क्या रहेगा, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, और सेकंड क्या रहेगा, दैट इज ए वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम यहाँ पे करने वाले हैं, और नंबर ऑफ पार्टीशन हमने फिक्स कर दिए। यहाँ पे वी हैव टोटल 8 नंबर ऑफ पार्टीशंस। नंबर ऑफ पार्टीशन मान लीजिए हमने फिक्स किए, दैट इज इक्वल टू 8, ये हमने फिक्स कर दिए हैं। अब कैसे वर्क करता है फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम, इसको समझते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं ताकि कुछ क्लैरिटी मिले हमें इसके बारे में। तो फर्स्ट थिंग क्या है, दैट मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशन। मीन्स नंबर ऑफ पार्टीशन यहाँ पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जैसे कि 8 नंबर ऑफ पार्टीशन, 16 नंबर ऑफ पार्टीशन, 32 नंबर ऑफ पार्टीशन, लाइक दैट। तो नंबर ऑफ पार्टीशन यहाँ पे फिक्स रहेंगे। सेकेंड थिंग, दैट वन पार्टीशन कैन अकोमोडेट वन प्रोसेस। एक पार्टीशन मान लीजिए है तो वो एक प्रोसेस को ही अकोमोडेट करेगा। एक पार्टीशन में सिर्फ एक ही प्रोसेस आ सकती है। ओके। अनदर पॉइंट, दैट नंबर ऑफ पार्टीशंस आर फिक्स्ड। ठीक है। तो मेमोरी को डिवाइड किया जाता है फिक्स्ड नंबर ऑफ पार्टीशंस में, और नंबर ऑफ पार्टीशंस क्या होंगे वहां पे, फिक्स रहेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैक्सिमम साइज ऑफ द प्रोसेस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द मैक्सिमम पार्टीशन साइज। तो किसी प्रोसेस का मैक्सिमम साइज जो रहेगा वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, किसके थ्रू रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, कि पार्टीशन के साइज पे डिपेंड करेगा। अगर आपका पार्टीशन का साइज बड़ा है तो बड़ी प्रोसेस वहां पे आ सकती है, और पार्टीशन का साइज अगर बड़ा नहीं है तो बड़ी प्रोसेस वहां पे नहीं आ सकती। ओके। तो ये रिस्ट्रिक्ट करेगा इस चीज को। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द नंबर ऑफ पार्टीशन। अब डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स दैट नंबर ऑफ प्रोसेस इनसाइड द मेन मेमोरी मैक्सिमम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मेन मेमोरी में मैक्सिमम कितने प्रोसेस आ सकते हैं। तो अब देखो फिक्स्ड पार्टीशन में तो फिक्स रहेगा ना, कि भाई 8 पार्टीशन अगर है तो मैक्सिमम हमारे पास कितने प्रोसेस आ सकते हैं यहाँ पे, एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ज्यादा से ज्यादा 8 प्रोसेस यहाँ पे आ सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग है इसको भी क्या कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। क्यों, रीजन क्या है, नंबर ऑफ पार्टीशंस आर फिक्स।
ओके, नेक्स्ट थिंग इज इट इज सफरिंग फ्रॉम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है इसको समझने वाले हैं एग्जांपल से। नेक्स्ट, लिमिट रजिस्टर्स आर यूज्ड एज लोअर एंड अपर लिमिट रजिस्टर। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिट रजिस्टर्स का यूज करते हैं, जो कि लोअर पार्टीशन नंबर को बताएगा और अपर पार्टीशन नंबर को बताएगा। ये आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए एक एक फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम यहाँ पे बनाते हैं। तो एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे पास मेन मेमोरी है और इसको 8 पार्टीशंस में डिवाइड कर दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 पार्टीशंस में इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 and 7, टोटल पार्टीशंस आर 8। फिफ्थ पॉइंट बताना है। ओके, डोंट वरी, मैं डिस्कस करूंगा ये। एक बार मैं ये बना लेता हूँ डायग्राम, ठीक है। अब फर्स्ट प्रोसेस, मान लीजिए ये जो फिक्स्ड पार्टीशन है, तो अब इसमें पार्टीशन बन गए। फर्स्ट पार्टीशन क्या है हमारा, 50 किलोबाइट का है, ये 50 किलोबाइट का है। नेक्स्ट पार्टीशन 100 किलोबाइट का है, ये 100 किलोबाइट। नेक्स्ट इस 250 किलोबाइट, ये 250 किलोबाइट का पार्टीशन। नेक्स्ट 150, ये 150 का है। नेक्स्ट 300 किलोबाइट। 150 के बाद ये मान लीजिए 170 है, 170 किलोबाइट, तो इसको मान लेते हैं 170 किलोबाइट। और नेक्स्ट 300 किलोबाइट, ये 300 किलोबाइट का हो गया। और नेक्स्ट पार्टीशन 70 किलोबाइट है, ये 70 किलोबाइट हो गया। और नेक्स्ट पार्टीशन मान लीजिए 200 किलोबाइट का है, तो ये 200 किलोबाइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्टीशन दैट इज 200 किलोबाइट। अब इसमें क्या होगा, इसमें नेक्स्ट थिंग क्या है कि मान लीजिए कि कोई प्रोसेस है जिसका साइज 20 किलोबाइट है, कोई प्रोसेस P1 है जिसका साइज 20 किलोबाइट है। तो ये 20 किलोबाइट वाली प्रोसेस कहाँ पे रिसाइड कर सकती है, जस्ट ए मिनट, कलर चेंज करते हैं। हाँ, तो 20 किलोबाइट की प्रोसेस मान लीजिए यहाँ पे आ गई, 20 किलोबाइट वाली प्रोसेस। तो इसमें रिमेनिंग जो पार्टी साइज बच गया दैट इज 30 किलोबाइट, राइट। अब कोई प्रोसेस ये वाली है 20 किलोबाइट की, और इसको हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, 30 किलोबाइट यहाँ पे बच गया। अब ये जो 30 किलोबाइट है इसको हम क्या नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब ये जो 30 किलोबाइट यहाँ पे बचा है, दिस इज व्हाट इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, इसको हम फर्दर यूटिलाइज नहीं कर सकते, ये इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। ओके, सो this kind of memory is suffering from the internal fragmentation, means this partition scheme is suffering from internal fragmentation। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मान लीजिए कि कोई प्रोसेस P2 है, P2 कोई प्रोसेस है जिसका साइज 350 किलोबाइट है। तो क्या इसको हम कहीं पे स्टोर कर सकते हैं, तो मैक्सिमम पार्टीशन का साइज क्या है, 300 किलोबाइट है। इससे ज्यादा लार्ज प्रोसेस को हम स्टोर नहीं कर सकते, तो इसको हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये जो पॉइंट था कि मैक्सिमम साइज ऑफ द प्रोसेस इज रिस्ट्रिक्टेड बाय द मैक्सिमम पार्टीशन साइज। अब आई थिंक समझ आ गया होगा कि 350 किलोबाइट की प्रोसेस है, इसको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पार्टीशन का मैक्सिमम साइज क्या है, 300 बाइट है। ओके, तो ये आई थिंक क्लियर है। और इसके बाद डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग ये मैंने बता दिया था। यस, बताइए, अब बताइए किसको क्या समझ नहीं आया था, कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया था। यस, एक बार कंफर्म कीजिए, इज इट फाइन टू ऑल, आ गया समझ। ओके, पूजा क्लियर, सुषमा क्लियर, बाकी सब बताइए।
ओके। ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। नाउ विल डिस्कस अबाउट द वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। अब वेरिएबल पार्टीशन स्कीम क्या है, चलिए इसको समझते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम मींस इसमें पार्टीशन जो नंबर ऑफ पार्टीशंस होंगे वो वेरी करेंगे। राइट, कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशंस होंगे, वो वेरी करेंगे। ठीक है। और ऐसा भी नहीं होगा कि एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आ सकती है, तो फर्दर प्रोसेस भी वहां पे आ सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस करने वाले हैं। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली हमारे पास जो मेन मेमोरी है वो कॉन्टिजियस मैनर में होगी। फिर जैसे जैसे प्रोसेस आएगी उससे रिलेटेड पार्टीशन बनते जाएंगे। लार्ज प्रोसेस आएगी तो लार्ज पार्टीशन बन जाएगा, स्मॉल प्रोसेस आएंगे तो स्मॉल पार्टीशन बनता जाएगा। राइट। सो इन वेरिएबल पार्टीशन स्कीम इनिशियली द सिंगल कॉन्टिन्यूअस फ्री ब्लॉक इज देयर। ओके, तो मेमोरी एक क्या रहेगा, सिंगल फ्री कॉन्टिन्यूअस ब्लॉक रहेगा। एज द प्रोसेस कम पार्टीशन विल बी मेड। तो जैसे जैसे प्रोसेस आएगी यहाँ पे पार्टीशन बनते जाएंगे। अगर स्मॉल प्रोसेस है तो स्मॉल पार्टीशन बनेगा, लार्ज प्रोसेस है तो लार्ज पार्टीशन बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हो गया। अनदर थिंग इज वेरिएबल पार्टीशन स्कीम दैट इज सफरिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं। देखिए हमारे पास इनिशियली क्या है, ये एक सिंगल ब्लॉक है। अब जैसे जैसे रिक्वेस्ट आएगी, प्रोसेस जैसे जैसे प्रोसेस आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्टीशन बनते जाएंगे। मान लीजिए कि कोई प्रोसेस P1 है और उसका साइज क्या है, 50 किलोबाइट है, तो प्रोसेस P1 इसका साइज 50 किलोबाइट है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रोसेस हमारी P2 है जिसका साइज 200 किलोबाइट है, तो ये 200 किलोबाइट है। नेक्स्ट प्रोसेस इज P3, that's the size is 300 kilobyte. P3, it is 300 kilobyte. Then next process is of 150 kilobyte. Let me say P4, that is of 150 kilobyte. 150 kilobyte. Next process is of 70 kilobyte. So next is a 70 kilobyte process. So P5, that is of 70 kilobyte. एंड नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज ऑफ 100 किलोबाइट, ये मान लीजिए 100 किलोबाइट है, दैट इज P6। और नेक्स्ट प्रोसेस हमारी 250 किलोबाइट की है, तो मान लीजिए कि ये प्रोसेस हमारी है 250 किलोबाइट, दैट इज P7। ओके, और एक प्रोसेस है हमारी मान लीजिए 200 किलोबाइट, 200 किलोबाइट, दैट इज P8। ओके, नाउ ये मान लीजिए पर्टिकुलर कोई सिनेरियो है। अब इस केस में मान लीजिए कि कोई प्रोसेस P9 है और उसका साइज 30 किलोबाइट है, तो इसको हम कहाँ पे स्टोर कराएं। मान लीजिए ये सारे बिजी हैं, ये सारे पार्टीशंस क्या हैं, बिजी हैं। ये जो प्रोसेस है ये जा चुकी है और ये पार्टीशन हमारा फ्री हो चुका है। अब ये 50 किलोबाइट का जो पार्टीशन था ये हमारा क्या हो गया है, फ्री हो गया है। जस्ट ए मिनट, ये फ्री हो चुका है। ये 50 किलोबाइट का पार्टीशन हमारा फ्री हो गया है। अब जस्ट अ मिनट, अब कोई प्रोसेस P9 है जिसका साइज 30 किलोबाइट है। अब ये 30 किलोबाइट की प्रोसेस हमने यहाँ पे स्टोर कर दी है और रिमेनिंग हमारे पास बच गया 20 किलोबाइट। 20 किलोबाइट यहाँ पे बच गया। ओके, तो क्या इस 20 किलोबाइट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। कोई प्रोसेस P10 मान लीजिए है और उसका साइज 20 किलोबाइट है, तो डेफिनेटली हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, तो इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ओके, अनदर थिंग, मान लीजिए कि हमारे पास अब 30 किलोबाइट ये वाला क्या है, ये जो प्रोसेस है ये साइज हमारा फ्री हो चुका है, ये फ्री हो गया।
ये मान लीजिए 20 किलोबाइट वाला बीजी है, ये हमारा फ्री साइज है। और यहाँ पे बाकी बीजी हैं, ये 70 किलोबाइट है, ये भी हमारा फ्री हो चुका है और ये भी फ्री हो चुका है। अब कोई प्रोसेस P11 है जिसका साइज 100 किलोबाइट है, क्या इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? बताइए, क्या इस प्रोसेस को हम सेटिस्फाई कर पाएंगे? इवन दो वी हैव द स्पेस, देखिए यहाँ पे 70 किलोबाइट यहाँ पे है ये वाला स्पेस, और 30 किलोबाइट यहाँ पे है, टोटल कितना हो गया? 100 किलोबाइट। क्या हम इसको स्टोर करा सकते हैं? नहीं, इसको हम स्टोर नहीं करा सकते। क्या रीजन है? रीजन इज कि जो स्पेस है वो हमारा स्कैटर्ड है, वो इकट्ठा नहीं है। अगर स्पेस हमारा इकट्ठा नहीं है, स्कैटर्ड है, तो हम इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए ये बन चुके हैं होल्स, ये 30 किलोबाइट का होल बन गया और यहाँ पे ये 70 किलोबाइट का होल बन चुका है। ये जो इस तरह से होल बनेंगे, इसी को बोलते हैं हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। दिस इज व्हाट एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। सो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम दैट इज सफरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इज इट फाइन टू ऑल? एक बार कंफर्म कीजिए, क्लियर है सबको? ओके, पूजा क्लियर है, रेनू क्लियर, सुषमा क्लियर है, क्लियर, ओके फाइन, ठीक है। पूनम ऑल्सो क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग इज द पार्टीशन एलोकेशन मेथड। अब देखिए हमने क्या किया कि ये मान लीजिए मेन मेमोरी है, ये इसका स्टेटस है। अब पार्टीशन बन चुके हैं, अब कौन से वाली प्रोसेस को कौन सा पार्टीशन दिया जाएगा, तो ये डिसाइड किया जाएगा पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स के थ्रू। ठीक है, कि कौन से पार्टीशन में कौन सी प्रोसेस को हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ये डिपेंड करेगा पार्टीशन एल्गोरिदम्स पे, पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स पे। ठीक है, सो पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स की बात करें तो मेनली हमारे पास एक तो रहेगा फर्स्ट फिट, नेक्स्ट इज बेस्ट फिट, थर्ड इज द वर्स्ट फिट, एंड फोर्थ इज द नेक्स्ट फिट। ये पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स हैं। फर्स्ट फिट का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट फिट का मतलब है कि फर्स्ट सफिशियंट पार्टीशन। ठीक है, जहां पे भी फर्स्ट सफिशियंट पार्टीशन हमें मिलेगा हम उसी में स्टोर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब क्या हुआ? स्मॉलेस्ट सफिशियंट पार्टीशन अमंग ऑल द पार्टीशन। ये जितने भी पार्टीशन हैं इनमें चेक करेंगे, इनमें जो भी स्मॉलेस्ट और सफिशियंट पार्टीशन होगा वहां पे हम प्रोसेस को स्टोर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? वर्स्ट फिट। वर्स्ट फिट में हम क्या करेंगे? विल लुक फॉर द लार्जेस्ट सफिशियंट पार्टीशन अमंग ऑल द पार्टीशन। जितने भी पार्टीशन हैं उसमें लार्जेस्ट सफिशियंट पार्टीशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जितने भी पार्टीशन हैं उनमें लार्जेस्ट सफिशियंट पार्टीशन को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो सॉरी, लार्जेस्ट सफिशियंट पार्टीशन जो बनेगा उसमें हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे प्रोसेस को। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज द नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट इट बिहेव लाइक द फर्स्ट फिट आफ्टर द लास्ट एलोकेशन पॉइंट। मान लीजिए हमने ये क्या था? लास्ट एलोकेशन पॉइंट था, ये हमारा लास्ट एलोकेशन पॉइंट है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे? फर्स्ट फिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ आएगा, एक बार के लिए हमने डिस्कस कर लिया है, अभी एग्जाम्पल लेते हैं उससे समझते हैं। राइट, चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो मान लेते हैं कि वी हैव द वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। तो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम हमारे पास है, और इस टाइप से पार्टीशन बने हुए हैं। फर्स्ट पार्टीशन का साइज 8 किलोबाइट है, सेकेंड पार्टीशन 12 किलोबाइट, थर्ड पार्टीशन 22 किलोबाइट, नेक्स्ट पार्टीशन 18 किलोबाइट, 18 किलोबाइट, एंड नेक्स्ट इज 8 किलोबाइट, 8 किलोबाइट, एंड नेक्स्ट इज द 6 किलोबाइट, 6 किलोबाइट, नेक्स्ट पार्टीशन इज 14 किलोबाइट। ओके, नेक्स्ट इज 14 किलोबाइट,
and after that next partition is a, just a minute, that is a 36 kilobyte, लेट मी से 36 किलोबाइट। ये हमारे पास पार्टीशन है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी सक्सेसिव रिक्वेस्ट ऑफ 6 किलोबाइट दैट कैन बी सेटिस्फाइड यूजिंग द फर्स्ट फिट। हमें फर्स्ट फिट अप्लाई करना है, और फर्स्ट फिट अप्लाई करके हम कितनी सक्सेसिव रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। 6 किलोबाइट की कितनी सक्सेसिव रिक्वेस्ट को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि फर्स्ट रिक्वेस्ट आई, तो फर्स्ट रिक्वेस्ट को कहाँ पे, कौन से पार्टीशन में स्टोर करेंगे, 8 किलोबाइट वाले में स्टोर करेंगे ना। तो फर्स्ट को हमने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई, नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट को हम कहाँ पे स्टोर करेंगे। तो देखिए इस वाले में एक एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सेटिस्फाई कर दिया। नेक्स्ट 12 किलोबाइट आएगा। ओके, चलिए ये समझ रहे हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा मान लीजिए ये है, ये सक्सेसिव रिक्वेस्ट को छोड़ के एक क्वेश्चन हमारा मान लीजिए ये है कि वी विल अप्लाई द फर्स्ट फिट, और फर्स्ट फिट अप्लाई करके 6 किलोबाइट का 6 किलोबाइट की कोई प्रोसेस है, इसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे। मान लीजिए P1 कोई प्रोसेस है जो कि 6 किलोबाइट की है, इसको हम कहाँ पे स्टोर करेंगे। यस बताइए, फर्स्ट फिट अप्लाई करके कहाँ पे स्टोर करेंगे। फर्स्ट ब्लॉक में। हाँ, तो फर्स्ट फिट का मतलब फर्स्ट सफिशियंट पार्टीशन, फर्स्ट सफिशियंट हमें यहाँ पे मिल गया, तो P1 को हमने इसी ब्लॉक में स्टोर करा दिया। ओके, तो एक क्वेश्चन तो हमारा ये वाला हो गया। सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, हाउ मेनी सक्सेसिव रिक्वेस्ट ऑफ 6 किलोबाइट कैन बी सेटिस्फाइड यूजिंग द फर्स्ट फिट। फर्स्ट फिट का यूज करके कितनी सक्सेसिव 6 किलोबाइट की प्रोसेस को हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, ऑल। ठीक है, बताइए। 19। ओके, सुषमा ने कहा कि 19 को सेटिस्फाई कर सकते हैं। पूजा ऑल्सो 19। अच्छा, ऐसी बात है, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या होगा इस केस में, 6 किलोबाइट की पहली प्रोसेस आएगी, वो यहाँ पे स्टोर हो सकती है, तो एक प्रोसेस यहाँ पे। नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट 2 प्रोसेस 2 किलोबाइट, इसमें 12 किलोबाइट में हो सकते हैं, तो 2 प्रोसेस यहाँ पे। नेक्स्ट 3 प्रोसेस यहाँ पे हो सकते हैं ना, 22 का मतलब 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो नेक्स्ट 3 प्रोसेस यहाँ पे। और फिर 18 का मतलब नेक्स्ट 3 प्रोसेस यहाँ पे, 8 का मतलब 1 प्रोसेस, 6 का मतलब 1, और 14 का मतलब 6 6, 2 प्रोसेस। इट इज 2, एंड 36 का मतलब 6। तो 6। इनको ऐड कर लो, कितनी प्रोसेस हो गई। तो 1 + 2 3, 3 6, 6 और 9 10 11, 11 और +2 13 और +6 19। तो 19 सक्सेसिव रिक्वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। इज इट फाइन टू ऑल। यस, ऑलमोस्ट सबका आंसर सही है। 19 प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेटिस्फाई कर सकते हैं। डन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, assume that variable partition scheme is there, variable partition scheme is there, और पार्टीशन कुछ ऐसे दे रखे हैं कि एक पार्टीशन है वो 300 किलोबाइट का है,
सॉरी, ये तो रिक्वेस्ट है। एक पार्टीशन हमारा 150 किलोबाइट का है और दूसरा हमारा 350 किलोबाइट का है। और फर्स्ट रिक्वेस्ट हमारी 300 किलोबाइट की है, सेकंड 25 किलोबाइट की है, ये 125 किलोबाइट की है और ये 50 किलोबाइट की है। तो हम कौन से एल्गोरिदम, कौन से मेथड को अप्लाई करेंगे तो हम इस रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं? तो फर्स्ट हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट फिट, सेकंड हम अप्लाई करेंगे बेस्ट फिट, देन थर्ड हम अप्लाई करेंगे वर्स्ट फिट। इन तीनों को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। और देखते हैं किससे हम इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो अब बताइए, इसको किस कौन से वाले मेथड से हम सेटिस्फाई कर पाएंगे? ओके पूजा, फर्स्ट फिट, ओके फाइन। तो चलिए फर्स्ट फिट को ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट फिट का मतलब क्या हुआ कि हाँ, फर्स्ट फिट को ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट हमारी 300 किलोबाइट है। 300 किलोबाइट की रिक्वेस्ट को हम यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे, 300 किलोबाइट। तो बच गया हमारे पास कितना, 50 किलोबाइट यहाँ पे हमारे पास बच गया है। अब नेक्स्ट क्या है, 25 किलोबाइट। तो पहला 300 किलोबाइट, इसको सेटिस्फाई किया, फिर 25 किलोबाइट। 25 को कहाँ पे करेंगे, फर्स्ट फिट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिट कर जाएगा, तो 25 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट ये रिमेनिंग बच गया, है ना। अब इसके बाद 125 किलोबाइट, तो 125 ये बचा हुआ है, तो 125 किलोबाइट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 50 ये बचा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट फिट क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी द बेस्ट फिट। तो बेस्ट फिट के केस में क्या होगा, इसको ट्राई करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पार्टीशन 300 किलोबाइट का है, तो 300 किलोबाइट हम यहाँ पे किया, 300 किलोबाइट। तो ये रिमेनिंग बच गया 50 किलोबाइट, 50 किलोबाइट हमारा रिमेनिंग बच गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 25 किलोबाइट। बेस्ट फिट क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट सफिशिएंट पार्टीशन, तो इसमें दो पार्टीशन करेगा। तो 25 को मान लीजिए यहाँ पे कर दिया, तो ये 25 पेंडिंग बच गया, ये हमारे हमारे पास रिमेनिंग बच गया। ओके, तो 25 को भी कर दिया। उसके बाद 125 का मतलब इसको यहाँ पे करेगा, तो 125 को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया, ये 25 यहाँ पे पेंडिंग बच गया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसे 50 किलोबाइट। अब 50 किलोबाइट को क्या स्टोर कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी नहीं कर सकते, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इससे सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ओके, ओनली फर्स्ट फिट। ओके, तो बेस्ट फिट नहीं करेगा, और फर्स्ट फिट ने यहाँ पे सेटिस्फाई किया है। लेट्स चेक फॉर द वर्स्ट फिट ऑल्सो। वर्स्ट फिट के लिए ट्राई करते हैं। वर्स्ट फिट के केस में क्या होगा, तो देखिए वर्स्ट फिट में क्या होगा, 300 किलोबाइट की फर्स्ट रिक्वेस्ट है। तो वर्स्ट फिट लार्जेस्ट सफिशियंट पार्टीशन में स्टोर करेंगे। तो लार्जेस्ट कौन सा है, ये वाला। तो 300 किलोबाइट की यहाँ पे आ गई, रिमेनिंग बच गया हमारे पास 50 किलोबाइट। उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 300 किलोबाइट हो गया। उसके बाद उसके बाद हमारा 300 के बाद कौन सा आएगा, ट्वेंटी फाइव 25 किलोबाइट की भी। 25 किलोबाइट।
अब 25 किलोबाइट का मतलब कहाँ पे, लार्जेस्ट सफिशियंट, तो लार्जेस्ट ये वाला है, तो 25 यहाँ पे आएगा, बच गया 125, ये हमारा हो गया और ये बच गया। नेक्स्ट 125 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट 50 किलोबाइट, 50 किलोबाइट यहाँ पे आ जाएगा। फाइनली वर्स्ट फिट से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। ओके, सो इज इट फाइन टू ऑल, आ गया समझ? तो इस टाइप से क्या होगा, फर्स्ट थिंग आपसे मेमोरी मैनेजमेंट में कोई भी क्वेश्चन आएगा नॉर्मली, तो उसमें न्यूमेरिकल ऐड किया जा सकता है, आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो बस क्या करना है, पहले जो भी टॉपिक पूछा गया है हम उसको डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर मान लीजिए वेरिएबल पार्टीशन स्कीम के बारे में पूछा गया है, तो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम क्या है एंड सो ऑन, वो सब चीज़ें बताएंगे, जो भी रिलेटेड पॉइंट्स होंगे वो लिखेंगे, और रिलेटेड एक एग्जांपल देके डायग्राम बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करके दिखाएंगे, राइट, लाइक दैट। तो ये सब्जेक्टिव के केस में होगा, ऑब्जेक्टिव में तो नॉर्मली आपको पता ही है। लास्ट केस रिपीट करना है, ओके। तो देखिए लास्ट केस में क्या था कि 300 किलोबाइट की रिक्वेस्ट आएगी, यहाँ पे स्टोर करा देंगे। उसके बाद 25 की रिक्वेस्ट आएगी, तो वर्स्ट फिट है ना, तो ये लार्जेस्ट में स्टोर कराएगा, तो लार्जेस्ट पार्टीशन ये वाला था ना, तो इसमें 25 को कर दिया। उसके बाद 125 की आएगी, तो लार्जेस्ट ये वाला है, इसमें स्टोर कर दिया। और 50 किलोबाइट की आएगी, तो ये पेंडिंग था, इसमें कर दिया। तो फाइनली सबको सेटिस्फाई कर दिया। यस, यस निशा, इज इट फाइन, आ रहा है समझ? ओके, ओके फाइन, ठीक है। सो फाइनली ये थे हमारे पार्टीशन एलोकेशन मेथड्स, ये हमने कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज द नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स। ओके, सो नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिनिश कर देंगे नॉन कॉन्टिजियस मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स को।